I wish I knew this before. Most critical finance concept का डिस्कस करने वाले हैं जो इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 मेजर वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी कौन सी होती है जो बेसिकली जनरली फॉलो की जाती है आपकी, मतलब कंपेरेबल कंपनी आती है, आपका DCF आता है, प्रेसिडेंट एनालिसिस होता है जो आपका पुराने वाला है, और कंपेरेबल कंपनीज है जिसको बेसिकली तुम रिलेटिव बोलते हो। ठीक है, रैंक करो मेथोडोलॉजी को हाईएस्ट टू लोएस्ट। बेसिकली कोई रैंकिंग नहीं होती इसमें। प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स में हायर आप यूज़ करते हो कंपेरेबल कंपनीज का। कंट्रोल प्रीमियम एक्विजिशंस देखे जाते हैं। DCF बेसिकली आपका किसी भी तरीके से चल सकता है, किसी भी कंपनी के लिए यूज़ हो सकता है, आप उसको अपर टू हायर सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ें आती है। आप DCF का भी यूज़ करते हो। बेसिकली कंपनी अनस्टेबल और अनप्रोडक्टेबल जब उसका रेवेन्यू हो तो आप बेसिकली DCF यूज़ नहीं करोगे। किस केस में? जब आपकी अनस्टेबल या अनप्रोडक्टेबल रेवेन्यू, मतलब बिजनेस का पता नहीं, धंधा आएगा या नहीं पता नहीं, DCF का यूज़ कर रहा है। क्योंकि DCF सिंपल सी बात है, किस चीज़ पे काम करता है? DCF काम करता है फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे जब ये नहीं पता कि करंट रहेगी या नहीं? तो वो हम नेक्स्ट बात करते हैं, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या होती है। दूसरी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या है? लिक्विडेशन वैल्यू आपकी यहाँ पे, जिसके बेसिस पर आप काम करते हो। बेसिकली कंपनी के एसेट्स को आप यहाँ पे वैल्यूएट करते हो, जो वो सोल्ड ऑफ होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हो लाइबिलिटीज़ को। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, आप लिक्विडेट कर रहे हो कंपनी को, कितना आपको कैपिटल मिलेगा, तो वो चीज़ आती है यहाँ पे। आपके रिप्लेसमेंट वैल्यू आती है, मतलब अगर आप रिप्लेस कर दोगे एसेट्स को, एसेट रिप्लेस कर दिया आपने, तो उस केस में कितना पैसा मिलेगा, वो चीज़ आती है यहाँ पे। LBO एनालिसिस आता है, लेवरेज बाय आउट बोलते हैं जिसको। लेवरेज का मतलब होता है आपका डेट, और बाय आउट कोई चीज़ खरीदना, रियल एस्टेट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपका प्रिंसिपल फॉलो करता है कि 75% डेट होती है, 25% कैश होता है चीज़ों करने के लिए। सम ऑफ पार्ट्स होता है, जब अलग अलग बिजनेस आपको एनालिसिस करने हो। बेसिकली रिलायंस की 6-7 डिविजन हो और आपको अलग अलग एनालिसिस करना है, सम ऑफ पार्ट्स आता है। M&A प्रीमियम एनालिसिस आता है, जो एनालाइज करता है M&A डील्स को, फिगर आउट करता है प्रीमियम जो हर बायर पेड करेगा उसकी गुडविल के बेसिस पे, कितनी बिजनेस की अच्छी गुडविल है। लेट्स से बिजनेस के वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन उसकी गुडविल काफ़ी है, मार्केट में काफ़ी बिक रहा है, तो उस चीज़ में मैं उसके 100 के 200 भी पे कर दूंगा, 150 भी पे कर दूंगा। तो वो चीज़ क्या, आपका प्रीमियम किस वजह से आ रहा है? उसकी वैल्यू की वजह से आ रहा है, क्योंकि पैसा उसकी वजह से मिल रहा है मेरे को। फ्यूचर शेयर प्राइस एनालिसिस है, कंपनी का शेयर प्राइस है, वो बेसिकली आप पी रेशो देखते हो यहाँ पे शेयर प्राइस में, उसी बेसिस पे आती है आपकी, तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे लिखते हो। आप बेसिकली लिक्विडेशन वैल्यू यहाँ पे करोगे कैसे? ठीक है, ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है आपका लिक्विडेशन वैल्यू के काम पे। तो देखो, लिक्विडेशन वैल्यू नाम से पता चल रहा है लिक्विडेट होती है, तो जनरली क्या आपकी बैंकरप्सी के टाइम पे आती है। ठीक है, और ये इक्विटी शेयर होल्डर बेसिकली कोई कैपिटल आपको रिसीव हुई डेट कटाने के बाद, तो बेसिकली आपकी लिक्विडेशन वैल्यू होगी। और एडवाइस करते हैं स्ट्रगलिंग बिजनेसेस को कि सोल्ड ऑफ करना है बिजनेसेस को या रखे रहना है, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है लिक्विडेशन वैल्यू में। तो ये हो गया। अब सम ऑफ पार्ट्स का भी यूज़ किया जाता है, देखो कंप्लीटली डिफरेंट है। दैट्स से तुम्हारी रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस में क्या है, दैट्स से तुमने एग्जांपल लिया रिलायंस का, और रिलायंस में तुम्हारा जियो है, और आपका अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्रोलियम है, और रिटेल है। अब मेरे को क्या करना है, खाली रिटेल सेक्शन बेचना है। यहाँ पे क्या है, मेरे को खाली रिटेल सेक्शन बेचना है, तो इस केस में क्या करूँगा, मैं वैल्यूएशन करूँगा किसका, रिलायंस का, और उस बेसिस पे सम ऑफ पार्ट्स मेथड लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरे बिजनेस का अगर मैंने वैल्यूएशन किया तो जो आपकी वैल्यू वो सही नहीं आएगी। तो इस केस में मैं यहाँ पे सम ऑफ पार्ट्स से अलग अलग बिजनेस का वैल्यूएशन करूँगा, तो वो इस हिसाब से आता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं सम ऑफ पार्ट्स में। अब आप LBO एनालिसिस कैसे यूज़ करोगे? बेसिकली इसमें देखो जनरली यूज़ किया जाता है, जो आप लेवरेज बाई आउट देखते हो, ये एस्टेब्लिश करता है कितना प्राइवेट इक्विटी फर्म पे करेगी, लोअर देन द वट द कंपनी विल पे। बेसिकली एक फ्लोर की तरह होता है। बेसिकली LBO में क्या है, आपकी कंसेप्ट होता है, कैश आपका रहेगा 25% रहेगा, डेट रहेगा 75% रहेगा, इस बेसिस पे काम करता है। मोस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है आपकी, EV बाय रेवेन्यू देखा जाता है, EBITDA देखा जाता है, EBIT PE रेशो। अब आपके एग्जांपल क्या, इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में आप क्या देखोगे, EV बाय यूनिक विजिटर्स देखोगे, पेज रिव्यू देखोगे जिस हिसाब से आए हैं। रिटेल या एयरलाइंस में क्या देखोगे, एयरलाइंस में क्या है, आपकी जो कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन की, अमोटाइजेशन या रेंटल की बहुत हाई होती है, क्योंकि प्लेन आप किराए पे लेते हो,
तो उस केस में आपकी क्या है, EBITDA देखते हैं, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA कितना आ रहा है, वो चीज़ है। अब नेक्स्ट आपका रियल एस्टेट में क्या देखते हो, देखो प्राइस होता है सबसे पहले, और आपकी फिर आती है आपका FFO आता है आपका, या AFA आता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या एडजस्टेड फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि उसमें क्या आपकी डेट कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो उस केस में आपको उन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जनरली रियल एस्टेट में ये देखा जाता है। टेक्नोलॉजी और एनर्जी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आपके बिल्कुल। इसमें क्या है आपकी ट्रैफिक या आप एनर्जी रिजर्व देखते हो, वैल्यू ड्राइवर्स देखते हो रेवेन्यू या प्रॉफिट के बजाय, और रिटेल या एयरलाइंस में क्या देखते हो आप, रेंट को ऐड कर देते हो, क्योंकि कुछ कंपनी अपनी खुद की बिल्डिंग ओन करती है, इस चीज़ में कैपिटलाइज करते हैं एक्सपेंसेस को। और जनरली बेसिकली जहाँ पे रेंटल एक्सपेंसेस नहीं होते वो चीज़ देखी जाती है। अब जैसे एनर्जी है आपका, एनर्जी में क्या है, सारी वैल्यू जो ड्राइव हो रही है ना आपकी, लेट्स से सारी वैल्यू ड्राइव हो रही है कंपनी के ऑयल एंड रिजर्व से, ठीक है, ऑयल एंड रिजर्व दे दिया आपको, और वो सारी वैल्यू वहीं से ड्राइव हो रही है। अब उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में जनरली दो तीन चीज़ें होंगी जो इस चीज़ को ड्राइव करती हैं। लेट्स से इबिडा इबिडेक्स होता है आपका, कुछ कंपनी कैपिटलाइज करती है एक पोर्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस को। जैसे आपकी माइंस है, तो माइंस में क्या होती है, आपकी एक्सप्लोरेशन से एक्टिविटीज़ भी होती है, मतलब एक्सप्लोरेशन करते हो आप, तभी तो माइनिंग करते हो, और उस केस में क्या है, उस चीज़ को कैपिटलाइज किया जाता है क्योंकि तुम्हारी एसेट है ना वो, और आप इसको एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस को नॉर्मलाइज करने के लिए नंबर्स में ऐड करते हो, तो इबिडाक्स देखा जाता है उस केस में। REIT या फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या कॉमन मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है। REIT में क्या होता है, आपके जो फंड्स होते हैं ऑपरेशन के, कॉमन मैट्रिक होती है REIT में, मतलब FFO आपकी कॉमन मैट्रिक होती है। तो उस केस में क्या है, डेप्रिसिएशन का ऐड करते हो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे गेन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है आपका, लार्ज एक्सपेंसेस रियल एस्टेट में, और जो नॉर्मलाइज करता है चीज़ों को। आप एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक मल्टीपल देख रहे हो, लेट्स से EV बाय साइंटिस्ट या EV बाय सब्सक्राइबर्स, आप एंटरप्राइज वैल्यू यूज़ करोगे रेदर देन इक्विटी। तो इसमें देखो क्या है, आपकी एंटरप्राइज वैल्यू है सारे लोगों के लिए अवेलेबल होती है, लेट्स से आपकी जो EV है वो फॉर ऑल है, ठीक है, और जो सेम लॉजिक है आपका हर चीज़ में अप्लाई नहीं होता, आप बेसिकली मल्टीपल्स देखते हैं, इन्वेस्टर पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए देख रहे हैं, आप बेसिकली मोस्ट केसेस में जब LBO है आपको एक लोअर वैल्यूएशन देता है, तो एक ईजीएस्ट वे होता है कि LBO बेसिकली वैल्यू किया जाए कैश फ्लो के हिसाब से, DCF बाय कॉन्ट्रास्ट अकाउंट करता है दोनों चीज़ों को, और इसी हिसाब से चीज़ें आती हैं। अब आप वैल्यू कैसे करोगे, प्रेजेंट मेथोलॉजी टू कंपनी और इट्स इन्वेस्टर्स। जनरली क्या है, फुटबॉल फील्ड एनालिसिस का यूज़ किया जाता है चार्ट का, जिसमें आप DCF, रिलेटिव वैल्यूएशन, सम ऑफ पार्ट्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें दिखाते हो, और जिसके बेसिस पे तुम्हें चीज़ें आती हैं, मतलब प्रेजेंट भी तो करोगे ना किसी को। एप्पल ट्री को कैसे वैल्यू करोगे, सेम वे जैसे आप एक कंपनी को वैल्यू कर रहे हो, जितने उससे एप्पल आएंगे उसके रेवेन्यू को फ्यूचर के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करोगे। EBITDA और आपका इबिट मल्टीपल्स कैसे होता है, EBITDA क्या है, अवेलेबल होता है सारे इन्वेस्टर्स को एक कंपनी में, खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता है, और जो एंटरप्राइज वैल्यू आपकी अवेलेबल होती है सारे शेयर होल्डर्स को, ये पेयर करते हैं उन चीज़ों को। और इक्विटी बाय EBITDA बेसिकली कंपेयर करता है एप्पल टू ऑरेंजेस, और इक्विटी बेसिकली आपका रिफ्लेक्ट नहीं करता कंपनी के एंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर को, ये खाली पार्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो ये था इस वीडियो के लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पूरी सीरीज़ आने वाली है, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।